हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पोखरनाथ बामणिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज भैया दूज है, तो आप सभी को भैया दूज की भी शुभकामनाएं। भाई और बहन का प्यार फलता फूलता रहे। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं उत्परिवर्तन का जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन था उस बिंदु के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर बात की थी उत्परिवर्तन के बारे में। उत्परिवर्तन का मतलब है अचानक यदि कोई परिवर्तन आ जाता है, अचानक कोई परिवर्तन आ गया और यदि वो वंशागत होता है तो इसको हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। उसके कुछ कारकों के बारे में बात की और म्यूटेशन के प्रकार हमने पढ़े। म्यूटेशन दो प्रकार का होता है, जीन उत्परिवर्तन या उसको हम कहते हैं जीन म्यूटेशन, या दूसरा है गुणसूत्रीय म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो जो जीन उत्परिवर्तन था उसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर दिया था। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में या क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो देखिए, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की बात करते हैं तो इसमें उत्परिवर्तन किस में होगा? गुणसूत्र के अंदर होगा। जो नाम है, इस नाम से हमें समझने की जरूरत है। उत्परिवर्तन किसमें होगा? गुणसूत्र के अंदर उत्परिवर्तन होगा। अब गुणसूत्र में उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन का मतलब गुणसूत्र के अंदर परिवर्तन आएगा। अब परिवर्तन किस में आएगा? गुणसूत्र के अंदर परिवर्तन उसकी संख्या में आ सकता है, उनकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है, या उसकी स्थिति में आ सकता है, या उसकी संरचना में परिवर्तन आ सकता है। तो यदि गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र की संख्या और गुणसूत्र की संरचना में यदि अचानक कोई परिवर्तन आता है और यदि वह परिवर्तन वंशागत होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहा जाएगा। अब यदि हम जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है इसका आगे विभाजन करें तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है वो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन और नंबर 2 है वो संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। मतलब देखो, नाम से स्पष्ट है, संरचनात्मक का मतलब है गुणसूत्र की संरचना में बदलाव होगा, संख्यात्मक का मतलब है गुणसूत्र की संख्या में बदलाव होगा। दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। संरचना यदि उसकी चेंज होती है तो उसको गुणसूत्रीय विपथन भी कहा जाता है। अब इसके भी अलग अलग प्रकार है। गुणसूत्र की संरचना चेंज होगी तो वो कैसे होगी, या गुणसूत्र की संरचना के अंदर बदलाव आएगा तो वो कैसे आएगा? देखिए, अलग अलग प्रकार हो जाएंगे। विलोपन, विलोपन का मतलब है गुणसूत्र के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं, मान लो 10 प्रकार के जीन पाए जाते थे, उसमें से कोई 2 जीन बाहर निकल गए या वो विलोपित हो गए, उसको हम क्या कहेंगे? विलोपन। गुणसूत्र की जो संरचना है, गुणसूत्र की संरचना बदल जाएगी, क्योंकि एक गुणसूत्र है। देखिए, जैसे ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र के अंदर इस तरह से क्या थे? जीन थे, और जीन्स को मान लिया हमने ये एक्स वाई जेड, ये ए बी और सी, इस तरह से गुणसूत्र के ऊपर जीन है। अब इनमें से इस गुणसूत्र के अंदर बदलाव आ गया, इस गुणसूत्र के अंदर परिवर्तन आ गया। मान लो, देखो, इस तरह का गुणसूत्र हो गया, इसमें ये जो जीन है एक्स और ये जो वाई है, ये दोनों जीन है विलुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ कौन सा जीन बच गया? जेड। यहाँ पर कौन सा है? ये ए, ये बी और ये सी। तो इस तरह का जो परिवर्तन होगा इसको हम कहेंगे विलोपन। गुणसूत्र के ऊपर पाई जाने वाली जो कुछ जीन है वो विलुप्त हो जाए या विलोपित हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? विलोपन कहेंगे। अब यदि इस तरह से इसके अंदर कोई जीन जुड़ जाए, मान लो एक्स्ट्रा, जैसे यहां से जो जीन निकली है किसी दूसरे गुणसूत्र के साथ जुड़ जाए तो उसको हम कहेंगे निवेशन। यदि गुणसूत्र के अंदर कुछ नई जीन ऐड हो जाती है और उस गुणसूत्र की संरचना में बदलाव आता है तो उसको निवेशन कहा जाता है। ये विलोपन, निवेशन एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। नेक्स्ट है द्विगुणन। द्विगुणन का मतलब है गुणसूत्र के अंदर जो जीन पाए जाते हैं, जो डीएनए अनुक्रम पाए जाते हैं, वो द्विगुणित हो जाते हैं, डबल हो जाए तो उसको हम कहेंगे द्विगुणन। इसके बाद में आता है प्रतिलोमन। प्रतिलोमन का मतलब इसमें जो जीन होते हैं, ये जीन देखिए, जैसे ये एक्स और वाई है, ये ए और बी है। नेक्स्ट जो गुणसूत्र है उसमें ये जीन 180 डिग्री से घूम जाए। जैसे देखो,
ये x है, ये y है, यहाँ पर y है वो इधर आ गया, x है वो यहाँ पर आ गया, मतलब 180 डिग्री से जीन है वो घूम जाए तो इसको हम कहते हैं प्रतिलोमन। स्थिति है वो विपरीत हो जाए, x के स्थान पर y, x के स्थान पर क्या आ गया, y आ गया, y के स्थान पर क्या आ गया, x। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इसको प्रतिलोमन कहा जाता है। नेक्स्ट स्थिति बनती है स्थानांतरण या विस्थापन। स्थानांतरण का मतलब है दो असमजात गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान हो जाए। दो असमजात गुणसूत्र है उसमें खंडों का आदान प्रदान, मतलब इस गुणसूत्र के जीन इस गुणसूत्र में चले जाए, इस गुणसूत्र के जीन इस गुणसूत्र के अंदर चले जाए, तो इस तरह से जो जीन्स है या इनके जो खंड है या जो डीएनए अनुक्रम है इनका यदि आदान प्रदान हो जाए तो इसको स्थानांतरण या विस्थापन कहा जाता है। तो इस तरह से गुणसूत्र की संरचना, उसकी स्थिति, उसकी संख्या में जो परिवर्तन आता है उसको गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहा जाता है। कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा है संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और संरचनात्मक जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है वो कितने प्रकार का हो गया, 4 प्रकार का हो गया। कौन कौन से प्रकार है, विलोपन हो गया, द्विगुणन हो गया, प्रतिलोमन हो गया, ये प्रतिलोमन है, और नंबर 4 है वो स्थानांतरण। संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आएगा। अब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन कैसे आएगा, उस हिसाब से देखो दो प्रकार से परिवर्तन आ सकता है। परिवर्तन कैसे आएगा, जैसे मान लो कोई भी कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या तो निश्चित होती है, गुणसूत्रों की संख्या फिक्स होती है। जैसे मान लो मनुष्य की बात करें तो एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या फिक्स होती है, कितनी होती है, 46 होती है, मतलब द्विगुणित होती है और 46 होती है। अब ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्रों का पूरा सेट, मतलब एक सेट के अंदर जिसको महागुणित कहते हैं, एक में कहते हैं 23 गुणसूत्र और द्विगुणित है तो 46 गुणसूत्र है। तो ये द्विगुणित के स्थान पे पूरा का पूरा एक सेट बढ़ जाए या कम हो जाए। जैसे द्विगुणित की जगह गुणसूत्र त्रिगुणित हो जाए या 4 गुणित हो जाए, तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है। दूसरे क्या कंडीशन हो सकती है, दूसरी ये कंडीशन हो सकती है कि गुणसूत्र की संख्या 46 है तो संख्या 47 हो सकती है, 48 हो सकती है। गुणसूत्र कम हो सकते हैं, एक अधिक हो सकता है, एक कम हो सकता है, 2 अधिक हो सकते हैं और 2 कम हो सकते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है या गुणसूत्र का जो पूरा सेट है जिसको हम समुच्चय कहते हैं वो भी कम ज्यादा हो सकता है। तो गुणसूत्रों की संख्या दो प्रकार से बदल सकती है। पहले हम बात करते हैं सुगुणिता। सुगुणिता का मतलब है एक सेट कम या ज्यादा हो जाना, पूरा का पूरा एक सेट या समुच्चय की जो संख्या है वो बढ़ जाए, सेट एक की जगह 2 हो जाए या 3 हो जाए या 4 हो जाए। तो गुणसूत्र के एक या अधिक सेट में वृद्धि या समुच्चय में वृद्धि हो, ऐसा हो सकता है। और इसका उदाहरण है बहुगुणिता, क्या कहेंगे उसको, बहुगुणिता कहा जाएगा। अब इसमें देखो गुणसूत्र कितने होंगे, जैसे 2n तो गुणसूत्र होते हैं। जैसे हमारे मनुष्य की बात करें तो 2n का मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन यदि एक सेट बढ़ जाए तो 2n की जगह क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। फिर और सेट बढ़ जाए तो 3n की जगह 4n हो जाएगा। मतलब क्या होगा, समुच्चय में वृद्धि हो जाएगी। यदि समुच्चय में वृद्धि हो जाती है तो इसको बहुगुणिता कहा जाता है या इसको सुगुणिता कहा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने का कारण क्या है, सेट कब बढ़ेगा, कोशिका में विभाजन होगा। जब कोशिका में विभाजन होगा तो पहले क्या होगा, केंद्रक विभाजन होगा। केंद्र के बाद में होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। अब केंद्रक विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाएगी और उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो जो गुणसूत्र डबल है वो पुनः बराबर हो जाते हैं। लेकिन यदि कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक विभाजन तो हो गया लेकिन कोशिका द्रव्य में विभाजन यदि किसी कारण से नहीं हो तो ऐसी कोशिका के अंदर ये सेट बढ़ जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होने के कारण बहुगुणिता उत्पन्न होती है। जंतुओं में सामान्यतः ऐसा नहीं पाया जाता, पादपों के अंदर यह विधि है वो सामान्य होती है।
पादपों के अंदर जो ये सुगुणिता है या बहुगुणिता है, ये सामान्य प्रकार से पाई जाती है, लेकिन जंतुओं के अंदर ऐसा नहीं होता। अब पादपों के अंदर ऐसा होता है तो इसका उपयोग है वो पादप या पादपों की जो किस्में हैं उनके सुधार में इसको काम में लिया जाता है। और कृत्रिम रूप से यदि हम बहुगुणिता को प्रेरित करवाना चाहते हैं तो एक रसायन है कॉल्चिसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है हर एग्जाम्स के अंदर। एनसीईआरटी लेवल की बात करें, एनसीईआरटी सिलेबस की बात करें तो उसमें जो बहुगुणिता है इसको प्रेरित करने वाला पदार्थ कॉल्चिसिन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पदार्थ है। नीट लेवल फर्स्ट ग्रेड सेकंड के लेवल तक का जो एग्जाम है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुगुणिता का प्रेरण किस रसायन के द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा है? कॉल्चिसिन। प्राप्त किया जाता है पौधे के द्वारा, कॉल्चिसिन ऑटोमिनेल उसके द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पदार्थ है या रसायन है। इसका उपयोग पादपों के अंदर किस्म सुधार के दौरान बहुगुणिता को प्रेरित करने के लिए इस रसायन का उपयोग किया जाता है। असुगुणिता, असुगुणिता में क्या होगा? एकल गुणसूत्र में कमी या वृद्धि होगी। यहां पर सेट बढ़ना घटना नहीं होगा, मतलब सेट का मतलब है n 2n 3n 4n, वो कंडीशन यहां नहीं होगी। यहां गुणसूत्र की संख्या जैसे 46 है तो गुणसूत्र 47 हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, मतलब ज्यादा हो सकते हैं, या 46 के गुणसूत्र कम हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, 44 हो सकते हैं। यदि ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कम या ज्यादा होती है तो इसको हम असुगुणिता कहा जाता है। सेट बढ़ जाता है उसको बहुगुणिता कहा जाता है। गुणसूत्र की संख्या यदि कम ज्यादा होती है तो इसको असुगुणिता कहा जाता है। अब देखो यदि इसमें एक गुणसूत्र बढ़ता है तो इसको एकादी सूत्रता कहा जाता है, और एक गुणसूत्र कम होता है तो इसको एक न्यूनता कहा जाता है। एक गुणसूत्र न्यूनता इसको कहा जाता है। एक यदि गुणसूत्र कम हो तो एक न्यूनता, एक गुणसूत्र अधिक हो तो एकादी सूत्रता। तो एक गुणसूत्र की कमी, इसके यदि उदाहरण के बारे में बात करें तो इसका उदाहरण है टर्नर सिंड्रोम। बहुत अच्छे से याद रखना है कि यह पहली बात तो किसका उदाहरण है? असुगुणिता का उदाहरण है। असुगुणिता में किसका उदाहरण है? एक न्यूनता का उदाहरण है। एक न्यूनता का मतलब है एक गुणसूत्र कम। अब एक गुणसूत्र कम को कैसे लिखेंगे? गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n माइनस 1। क्लियर है? 2n माइनस 1 इसमें गुणसूत्र होते हैं। अब 2n माइनस 1 का मतलब क्या हुआ? 2n का मतलब होता है 46। 46 में से एक गुणसूत्र कम, इसका मतलब इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 45। 46 ना होकर गुणसूत्र कितने होंगे? इसमें 45 होते हैं। अब इसके अंदर जो एक गुणसूत्र की कमी होती है वह कमी होती है X लिंग गुणसूत्र के अंदर। एक X लिंग गुणसूत्र में कमी होती है, और यह रोग पाया जाता है मादा के अंदर। किसमें पाया जाता है? मादा के अंदर या नारियों में पाया जाता है। नारियों के अंदर 2X लिंग गुणसूत्र होते हैं, उसमें से यदि एक लिंग X गुणसूत्र की कमी हो जाए तो गुणसूत्र हो जाएंगे 45। इसको 2n माइनस 1 लिख सकते हैं, या X0। यदि XX होता तो दो लिंग गुणसूत्र होते। अब यहाँ पर एक X है दूसरा नहीं है, वहां लिख दिया 0, तो वो टर्नर सिंड्रोम का उदाहरण है। और ये जो X है ये X लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है। अब एक मादा है, एक महिला है। महिला के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है वो इन गुणसूत्रों के कारण होता है। अब दोनों गुणसूत्र मिलकर मादा को मादा बनाते हैं, मतलब मादा के अंदर मादा से रिलेटेड जितने भी अंग हैं उनका निर्माण होता है, और मादा के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है उसके लिए ये गुणसूत्र रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहां पर एक गुणसूत्र है ही नहीं, एक गुणसूत्र नहीं है, यह मादा डिफेक्टिव होगी। मतलब मादा होगी लेकिन मादा के अंदर मादा जनन अंग डिफेक्ट होंगे, मादा के अंदर मादा के लक्षण भी डिफेक्ट होंगे।
अब अंग यदि डिफेक्ट होंगे तो ऐसी जो मादा है वो मादा का काम क्या है, संतान उत्पन्न करना, तो वह संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगी। तो ऐसी जो मादा होती है वो बांझ होती है, बंध्य होती है, संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। दूसरा, लैंगिक लक्षणों की बात करेंगे तो मादा की आवाज पतली होती है, इनकी आवाज पतली नहीं होगी, आवाज मोटी होगी। मादा के अंदर जो मासिक धर्म है वो हर माह चलता है, तो इनमें जो मासिक धर्म है वो अनियमित होगा, आवाज उनकी मोटी हो जाएगी, स्तन ग्रंथियों का विकास कम हो जाएगा। कुल मिला के मादा के अंदर जो मादा वाले लक्षण होते हैं उनकी क्या होगी, कमी होगी। अब उनकी कमी होगी तो हम क्या कहेंगे, ऐसी मादा जिसमें मादा के लक्षण कम होते हैं तो उसमें पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं। ये जो मादा होगी इसमें पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं, जैसे आवाज का मोटी होना, स्तन ग्रंथियों का कम विकास होना, इसमें अंडाशय भी विकसित नहीं होते हैं, बंदी होती है। तो इस तरह से एक ऐसी मादा जिसमें मादा के लक्षण नहीं है, इसका मतलब नर के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कौन सा सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट, एकाकी सूत्रता, इसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाएगा। एक गुणसूत्र अधिक हो जाएगा तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 47। सामान्यतः गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, इसमें एक गुणसूत्र अधिक होगा तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। अब देखिए इसका उदाहरण, इसका उदाहरण है डाउन सिंड्रोम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डाउन सिंड्रोम। लैंगडम डाउन ने इसकी खोज की थी और इसमें इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। 21वें गुणसूत्र की क्या होगी, ट्राइसोमी होगी। ट्राइसोमी का मतलब है जो 21वें गुणसूत्र की बात करते हैं वो संख्या में 2 होते हैं, जबकि इनमें जो 21वें नंबर पे जो गुणसूत्र होते हैं वो 3 पाए जाते हैं। अब 21वें नंबर पे जो गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र नहीं होता, क्योंकि 22 जोड़े जो होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं। इसमें एक जो गुणसूत्र है, एक जो एक्स गुणसूत्र है वो बढ़ेगा, लेकिन वो एक्स अलिंग गुणसूत्र होता है। जब एक्स अलिंग गुणसूत्र होता है तो जनन से संबंधित कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, ये बोलने रह जाते हैं, इनका मुंह खुला रहता है, जीभ में 2 खांच पाई जाती है और सिर है ये छोटा रह जाता है, गोलाकार हो जाता है। इसको पागलपन का रोग भी कहते हैं। मंगोलिया में अधिक होने के कारण इसको मंगोलिज्म भी कहा जाता है। तो इस तरह का यह रोग है वो डाउन सिंड्रोम कहलाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम में कौन से गुणसूत्र की संख्या अधिक होती है, तो 21वें की अधिक होती है। टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसके अंदर जनन से संबंधित कोई डिफेक्ट नहीं होगा। जनन जिस तरह से हमने यहां बात की, नारी बांझ होती है, उसमें मासिक धर्म इरेगुलर हो जाता है, पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं, वहां होगा, क्योंकि वहां पर कौन से गुणसूत्र की कमी है, लिंग गुणसूत्र की कमी है, जबकि यहाँ पर लिंग गुणसूत्र की अधिकता नहीं है या उसकी कमी नहीं है। अब हम बात करते हैं यदि लिंग गुणसूत्र अधिक हो तो क्या होगा। तो देखिए इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दूसरा उदाहरण है, एकाकी सूत्रता का दूसरा उदाहरण है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें एक एक्स लिंग गुणसूत्र अधिक हो जाता है। अब एक एक्स लिंग गुणसूत्र अधिक हो जाता है। अब ये रोग पाया जाता है नर के अंदर। किसमें पाया जाता है, नर के अंदर। नर के अंदर एक एक्स लिंग गुणसूत्र अधिक हो जाए तो टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 47। एक गुणसूत्र अधिक होगा तो 47 हो जाएंगे। अब एक गुणसूत्र कौन सा बढ़ेगा, एक्स लिंग गुणसूत्र बढ़ेगा तो 44। ये तो वही रहेंगे जो लिंग गुणसूत्र का एक जोड़ा है, उसमें ये एक्स वाई जो सामान्यतः पाए जाते हैं, इसमें हमने ये एक्स जोड़ दिया तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ये गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखना, ये जो एक्स गुणसूत्र इसमें अधिक पाया जाता है तो एक्स गुणसूत्र है वो मादा के लक्षण प्रकट करेगा। अब ये नर है, नर के अंदर किसके लक्षण प्रकट होंगे, मादा के
लक्षण प्रकट होंगे। जब इसके अंदर मादा के लक्षण प्रकट होंगे तो देखिए क्या होगा, है नर लेकिन मादा के लक्षण प्रकट होंगे तो इनमें नर के अंदर जो स्तन ग्रंथियां है वो विकसित हो जाएगी, मतलब मादा वाला लक्षण आ रहे, स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाएगा, आवाज उसकी पतली रह जाएगी। और ऐसे जो मादा वाले लक्षण है, जैसे मादा वाला लक्षण या इसका उल्टा कहें कि पुरुष के अंदर पुरुष के लक्षण नहीं, जैसे पुरुष का काम है शुक्राणु का निर्माण करना, तो इसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। अब शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो वो नर संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, इस वजह से यह नर बंध्य होता है। यहां पर ये नारी है वो बंध्य होती है, ये नर होगा तो ये भी बंध्य होगा। अब ये नारी है तो इसके अंदर पुरुष के लक्षण प्रकट हो गए, ये पुरुष है तो इसमें मादा के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से यदि लिंग गुणसूत्र कम ज्यादा होता है तो जनन से संबंधित लक्षण प्रभावित होंगे, और यदि लिंग गुणसूत्र में कोई मिस्टेक नहीं होती है तो उसमें लिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। आज में नई वीडियो के साथ मिलेंगे, धन्यवाद।